साथियों, बुजुर्गों, आज का दिन केंद्र सरकार के द्वारा 9 साल में जो काम किए गए हैं, उन कामों को आपके माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचाना, हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितने काम किए हैं, उन कामों को आम जनता तक पहुंचाना और इस बात का जवाब देना। मेरे से पहले आदरणीय राव नरवीर जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, सन 2014 से पहले हमारे दक्षिण हरियाणा को कांग्रेस और दूसरी पार्टी के लोग सिर्फ एक हथियार के तौर पर यूज करते थे। पहली बार 2014 में जब से देश और प्रदेश में, देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से हमारे यहाँ विकास की झड़ी लग रही है। चाहे हमारे हल्के की बात हो, 1 दर्जन स्कूल पटौदी विधानसभा के अपग्रेड में, चाहे मानेसर सब डिवीजन की बात हो, नया सब डिवीजन बनाया गया है, चाहे पटौदी में कॉलेज की बात हो, चाहे गुरुग्राम के अंदर राव नरवीर जी जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो इन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे, सोरना का एलिवेटेड फ्लाईओवर, हमारी बहन विमला जी जब विधायक थी तो इन्होंने बाईपास दिया और राव नरवीर जी ने उसको नेशनल हाईवे बनाया। कहने का भाव है, और अब राव इंद्रजीत सिंह जी ने पर विकास की झड़ी लगी हुई। साथियों, मेरे यहाँ के सांसद केंद्र में मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी के संयोजन में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पूर्व में चुनाव लड़े हुए विधायक, मंत्रीगण, सभी साथी आज यहां मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी दक्षिण हरियाणा से सारी की सारी सीटें केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दी जाएगी। साथियों, आज इस रैली के अंदर बहुत ही लोकप्रिय जाके इस प्रांगण में हृदय की गहराई से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। धन्यवाद। मेरा संबोधन 3 हिस्सों के अंदर मैं बांटना चाहता हूं। पहला संबोधन का हिस्सा यह है कि ये जलसा हम क्यों कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा यह है कि हमारी पिछले 9 साल की, 8.5 साल की जो उपलब्धियां हैं, उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। और तीसरा जो चरण है मेरा भाषण का, वो मैं राजनीतिक तौर के ऊपर कुछ चर्चाएं करूंगा। धनखड़ साहब बोलेंगे, मेरे साथ, उनके बाद विप्लव देव जी बोलेंगे। तो जो मेरा साथी है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, उनसे निवेदन है कि जब तक कि आखिरी बार जय हिंद ना हो जाए, कोई अपने स्थान से हिलेगा नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। 1 घंटे के अंदर सारा का सारा मामला हम खत्म कर देंगे। सबसे पहले कारण कि ये रैली लोकसभा की हमने क्यों की। आपको मालूम है, जैसे ही हमारी सरकार भारत के अंदर बनी, जैसे ही दूसरी बार सरकार हमारी हरियाणा के अंदर बनी, कोविड का प्रकोप सारे विश्व के अंदर छाया, देश के अंदर भी छाया। और 3 साल से जो हम छोटी मोटी रैलियां करते थे, उसी तक सीमित रहे। बड़ी रैली हम कर नहीं पाए, कोविड का खौफ हमको सताता था, इसलिए हम बड़ी रैली नहीं कर पाए। और सभी 10 लोकसभा सीट हैं, 10 के 10 लोकसभा सदस्य हरियाणा के आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जीते। और इसी महीने के अंदर सभी के जगह लोकसभा लेवल के ऊपर रैलियां आयोजित करी जा रही हैं। आज मैं तो यूं नहीं कह तो सकता कि आपकी रैली सबसे अव्वल है, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि आपकी रैली किसी
से घाट नहीं रहेगी, चाहे बारिश क्यों नहीं आ रही। और जिन लोगों ने रात के अंदर जब तंबू तप्पड़ उखड़ गए थे, उनको दोबारा से लगाने के अंदर योगदान किया। जो लोग भीगते भीगते अपने घरों से गाड़ी में बैठ करके, ट्रैक्टर में बैठ करके, मोटरसाइकिल स्कूटर के अंदर बैठ करके पैदल आए और भीग गए, आपका भी मैं साथ साथ धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो मेहनत इस विपरीत परिस्थिति के अंदर जो करी है वो काबिल तारीफ है, और इस मंच से आप सभी का धन्यवाद और तारीफ करना चाहता हूं। और जो गीले हो गए, जिनको ठंड लग रही है, उनको एक फौजी नुस्खा बताना चाहता हूं। घर जाकर के गर्म पानी से नहा लेना और एक एक घूंट रम की ले लेना। साथियों, ये रैली हमने यूपी करी है कि देश आज के दिन आजादी के 75वें साल के अंदर, अमृत काल के अंदर प्रवेश कर चुका है। हमने तय किया है वो इस साल से शुरू होगा और 100 साल तक ये चलता रहेगा। भारत किस तरह से तरक्की करेगा, ये हो सकता है हम जैसे बड़ी उम्र वाले देखने को ना रहें जब 100 साल भारत की आजादी के पूरे हो, लेकिन जो आज के दिन जवान बच्चा आज के दिन इसके अंदर योगदान दे रहा है, वो इस चीज का परिणाम भापेगा आज से 25 साल बाद, जब भारत 100 साल का आजाद हो जाएगा। 9 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के केंद्र के अंदर, इसलिए भी हम करना चाहते हैं जलसा, इसीलिए सब जगह किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 1 साल के भीतर लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। तो जो रैलियां नहीं कर पाए, जो लोगों से बातचीत नहीं कर पाए, जो आंख मिला करके हम आपस के अंदर तवज्जो नहीं कर पाए, वो इस 1 साल के अंदर करने की जो नीयत है हमारी, उस विषय के अंदर हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं और उपलब्धियां जो हमारी नहीं उसके ऊपर भी चर्चा करना। कोई भी सरकार चुनी जाए, एक बार 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो 5 साल तो सरकार के चलते हैं और 1 महीना इलेक्शन का जनता का चलता है। तो इलेक्शन के दौरान अपनी उपलब्धियां अगर हम गिनवाना भी चाहें तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा, ना सुनेगा, लोग पहले से अपना बता देते हैं। लेकिन उपलब्धि आज के दिन गिनवाना जरूरी है। और सबसे पहले मैं हरियाणा के अंदर दूसरे एम्स की बात करता हूं। देश भर के अंदर 22 या 23 एम्स नए खुलेंगे। कुल 2-3 ऐसे प्रांत हैं जहां पर एक प्रांत में 2 एम्स दिए गए हैं। या तो आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो गए, विभाजन हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, या जम्मू और कश्मीर के अंदर, या जम्मू के अंदर एक थी और दूसरी तरफ कश्मीर को हमको एम्स देनी पड़ी। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसका विभाजन नहीं हुआ, जिसके अंदर इस तरह की डिलिमिटेशन नहीं हुई, जिस तरह से इसके 2 पार्ट कभी नहीं हुए। आज हरियाणा के अंदर, और हरियाणा को ये की खुशकिस्मती है कि हरियाणा के अंदर हमारे को 2 एम्स हैं, एक खारसा के अंदर और एक माजरा के अंदर। और जिस दिन प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के अंदर ये अनाउंसमेंट करी और जिस दिन लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी, उस दिन से तोते बोलने लग गए, ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे एम्स बनेगा दूसरा यहाँ पर, ये फॉरेस्ट की जमीन है, इसके अंदर कैसे आप एम्स बनाओगे। आज माजरा वालों ने वो पीड़ा उठाया है और जो मनेठी वाले नहीं कर पाए थे वो माजरा कर दिए हैं। और जो तोते यूं बोल रहे थे कि हो नहीं सकेगा, अगर ये हो गया तो क्या बोलेंगे।
क्या ऐसे लोगों की आने वाले समय के अंदर कदरनी नहीं चाहिए कि पहले से शुरू कर दिया कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और आज हम आपके सामने खड़े होकर के यूं कह रहे हैं कि ये होगा होगा होगा। जब भारत सरकार और कई दशकों के बाद कोई पार्टी बहुमत से सत्तासीन हुई, तो मैं हाईवेज की बात करना चाहता हूं। पिछली सरकार के अंदर ही मैं मंत्री था, 2006 से 4 से लेकर 2009 तक। उस टाइम रोजाना 11 किलोमीटर रोज बन रही, और यहां पर एक रिकॉर्ड तोड़ बात भी मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर एक कौशिक नाम का प्रोजेक्ट ऑफिसर हुआ करता था, आज उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया। 2 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर रोड अगले शहर के बच्चे ने बनाई है। उसको भी मैं समझता हूं कि गिनीज रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज करवाना चाहिए। मैं जिक्र करना चाहता हूं दिल्ली मुंबई हाईवे का 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ, 9 साल तक बन भी गया, आगे बनने जा रहा है। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम लेना चाहता हूं। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से आज के दिन द्वारका एक्सप्रेसवे बन चुका है। तकरीबन 1 महीने के अंदर उसको खोल दिया जाएगा। गुड़गांव सोना एलिवेटेड हाईवे, हमारे यहाँ भूतपूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर सिंह बैठे, 2,000 करोड़ रुपया इस एलिवेटेड हाईवे के ऊपर खर्च किया है हमारी सरकार ने। और गुड़गांव पटौदी हाईवे, नेशनल हाईवे जो तजवीज हुआ है, 1600 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ है। इसके अंदर 4 एकड़ मेरी भी एक्वाइजिशन के अंदर आ गई है, लेकिन मैंने कुछ नहीं करी किसी से पूछ लेना। अगर मैंने यूं कहा हो कि मेरी जमीन बचा लो और इसको सरकार से या रिवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे 3,800 करोड़ रुपया तकरीबन पूरा हो गया है। सिर्फ पाली के आसपास और रिवाड़ी के पास आप 1 करोड़ की जरूरत है, वो होने लग रहा है। ये सारी की सारी चीज इसलिए बताएं कि आज तुम मेरी सुन लोगे, लेकिन इलेक्शन के अंदर शायद ना सुनो, तो पहले बता रहा हूँ, खासतौर पर मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ। और कोविड का मैंने जिक्र किया था कि और सब लोगों की माली हालत और सब मुल्कों की माली हालत चरमरा गई। अमेरिका जैसे लोगों की माली हालत चरमरा गई, भारत में भी चरमराई। लेकिन जैसे ही कोविड समाप्त हुआ, आज के दिन हमारी इकोनॉमी का अगर आप भागो तो आपको चलता है कि कितने बढ़ते हुए कदम भारतवर्ष ने लिए। आज हमारी इकोनॉमी 22-23 के दौरान 7.2% बढ़ी, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ 2% अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाया, फ्रांस सिर्फ 3% अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाया, इंग्लैंड हमारा पूरा जिन्होंने 200 साल हमारा राज किया था 4% उनकी इकोनॉमी बढ़ी, और जापान 1%। तो ये इसकी समीक्षा करते हुए खत्म करना चाहता हूँ। मैंने अभी जिक्र और नहीं कि कई चीजें हैं, वन रैंक वन पेंशन, आर्टिकल 370 के हटका हटाना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत वगैरह वगैरह। मैं कुछ नहीं उसके बारे में कहूँगा, कहूँगा तो शाम हो जाएगी। आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे नजरिए में अगर भारतवर्ष की जनता ने कोई सही फैसला कई दशकों के अंदर लिया है तो वो ये लिया है कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत दिया। आता हूँ राजनीतिक बात करना चाहता हूँ, पर राजनीतिक बात शुरुआत करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के 2 चीज ऐसी हैं, ऐसे कांटे हैं जो जनता को चुभ रहे, और खासतौर पे उन लोगों को चुभ रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पलकों के ऊपर रख करके सत्तासीन किया
किया था तो शहर के अंदर रहेगा। एक प्रॉपर्टी पोर्टल, बहुत लोग निराश होते हैं। सरकारी बाबू के पास जाते तो जेब कटा करके आते हैं। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दूसरा बीपीएल कार्ड, जिस तरह से अनेक लोगों की दर इकट्ठी कर करके अनेक लोगों को बीपीएल से नीचे रहने वालों को बाहर निकाल दिया, उससे भी लोगों को परेशानी है, इसके भी बारे में सोचना चाहिए। और तीसरा, मैं आपके सामने भी जिक्र कर चुका हूँ, धनखड़ साहब के सामने भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये डिमोलिशन ड्राइव जो एनसीआर के रीजन के अंदर हो रही है खास तौर के ऊपर, और गुड़गांव का तो मुझे पता है कोई दिन नहीं जाता कि किसी न किसी का घर या आकर न तोड़ दिया जाता। तो ये तोड़ने वाली जो प्रतिक्रिया है, क्या इलेक्शन वाले साल में भी जारी रखने की जरूरत है? इसके ऊपर सोचने की बात है कि वही लोग आखिर जो कि झोपड़ी के अंदर रहने वाले लोग ही हमारे को वोट देते हैं। इसके बारे में आपके संज्ञान में बात डाली है। विप्लव देव जी, सुने, आप हरियाणा के अंदर नए नए दौर के ऊपर प्रवेश किए हैं, न्यूट्रल है। ये हमारा मानना है कि हो सकता है पार्टी के अंदर अंतर कलह रहती रही हो, लेकिन सब आपके लिए बराबर है। तो मैं आपको यहाँ के इस क्षेत्र का इतिहास थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, लेकिन अपना इतिहास शायद उनको पूरे दौर के ऊपर नहीं आ रहा, तो उनको मैं भी बताना चाहता हूँ कि जब भी दक्षिणी हरियाणा के अंदर कोई बाहर का नेता आता है, हरियाणा का कोई चीफ मिनिस्टर आता है, किसी भी जिले का हो, वो यूं कहता है कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर आते ही मेरे कान पक जाते हैं। क्यों पक जाते हैं? कि दक्षिणी हरियाणा वाले कहते हैं हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ दुर्भांत हुई है, और सब ये प्रयास करते हैं कहते कहते कि हमने तो बराबर के रूप में सबको बांटा है। हमारी सरकार ने तो खासतौर के ऊपर औरों की निस्बत बेहतर आका है, लेकिन इसकी जड़ कहाँ है? जब तक वो नहीं समझ में आएगी, तब तक राजनेता इस चीज का कोई हल नहीं निकालेंगे। और इसकी जड़ पाताल के अंदर है, इसकी जड़ पाताल के अंदर है। 150 वर्ष पहले का मैं इतिहास दोहराना चाहता हूँ। 1857 का युद्ध, आजादी की पहली लड़ाई, जहां तलवारों ने सामना किया था तोपों का और बंदूकों का। एक जगह के ऊपर नसीबपुर के अंदर 5000 सैनिक शहीद हो गए थे, और लोग तो यूं कहते थे कि बरसों तक, दशकों तक जब बरसात होती थी, इतना लहू वहां पर बहा था, इतना जमीन के अंदर घुस गया था कि जब बरसात होती थी तो बरसात का पानी वहां से जब गुजरता था तो लाल होकर के। जिन लोगों ने पहली आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया, अंग्रेजों ने क्या किया? हम रोज उड़ाना देते हैं कि अंग्रेज आए, एक टापू के रहने वाले निवासी हमारे इतने बड़े मुल्क के ऊपर 200 साल राज कर गए, और हम यूं कहते हैं कि बांट करके हमारे को यहाँ पर राज करके हमारे को भाई को से बांटा, एक एरिया को दूसरे एरिया से बांटा, और बांटने के बाद हमारे को 200 साल राज करके। लेकिन ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने हरियाणा का मैं पेश करना चाहता हूं कि जब 1857 के नसीबपुर की लड़ाई के अंदर दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का शासन दोबारा से कायम हो गया था, तो रेवाड़ी और मेवात, जिसके कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने उस लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया था, वो सारे के सारे डायरेक्ट अंग्रेजों के रूल के नीचे आ गए। कब दिल्ली के अंदर आकर के यूनियन बस गया था, पहले आगरा से काम चलाया करता था, फिर दिल्ली से चलाने लग गया। लेकिन जिन्होंने इनका सहयोग किया था, महेंद्रगढ़ नारनौल,
महेंद्रगढ़ नारनौल को 1857 की लड़ाई के बाद पटियाला के नीचे दी। बाबल शाहजहांपुर, कनीना रटेली ये नाभा के नीचे दी। जहां से हमारे प्रधान आते दादरी ये जींद के नीचे दी। देश तो सारा गुलाम था ही, लेकिन हमने तो गुलामों की भी गुलामी करी है। ये हमारा सबसे लफड़ा है कि हमारे बारे में जब ये बनते हैं मेमोरियल तो क्यों नहीं सोचा जाता। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के अंदर एक नया मेमोरियल स्थापित कर दिया। जो इंडिया गेट था वो केवल पहली युद्ध तक के विश्व युद्ध के लोगों की मंडी हुई हिस्ट्री वहां पर लिखी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर का कोई जिक्र नहीं था। तो उसके बाद चाइना बॉर्डर पे हो या पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हो तो कोई भी शहीद होता था, उसका कोई जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री ने नया संग्रहालय बनाया है और उसके अंदर सभी का नाम लिखा गया है जो आजादी के बाद और दूसरे युद्ध के बाद हमारे दिल्ली के नए संग्रहालय के अंदर और उसके अंदर उनके नाम लिखे गए हैं। हरियाणा में पहल करी जब लोग चर्चा करें आपसे कि भाई हमारे दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर हमारा वाला तो संग्रहालय बनकर के तैयार हो गया, हालांकि ऐलान है कि टैंक के ऊपर हुआ था और नारनौल में अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी है। क्या लोगों को शिकायत करने का अख्तियार है कि नहीं? और मैं यूं कहना चाहता हूं कि डिफेंस यूनिवर्सिटी यहां से बगल के अंदर 30-35 किलोमीटर बिनोला गांव के ऊपर देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी स्थापित होनी थी। कारगिल युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के समय पे यह फैसला किया गया कि अगर चाइना के अंदर 2 डिफेंस यूनिवर्सिटी हो सकती है नेशनल, तो कम से कम हरियाणा के अंदर भी तो एक होनी, हिंदुस्तान में भी तो एक होनी चाहिए। और वो डिफेंस यूनिवर्सिटी मैं उस टाइम के ऊपर रक्षा राज्य मंत्री था, बिनोला के अंदर स्थापित हुई। उसका फाउंडेशन रख दिया गया, उसकी 4 दीवारी बननी गई, लेकिन 6 साल तक कांग्रेसियों ने उसके ऊपर इसके अलावा कोई ईंट भी नहीं रखी। ये 4 दीवारी भी तो बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ऊपर। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले 3 साल के अंदर कार्यक्रम लोकसभा का ऐसे वैसे चला, दौड़ा रप्पा रहा, पूरे तौर पे काम नहीं हुए। जो हमारे 5-6 साल हैं जब ये डिफेंस यूनिवर्सिटी का चर्चा हमारे सामने आती है, इन 5-6 सालों के अंदर अगर अभी तक हम नहीं कर पाए हैं तो क्या 1 साल जो बचाया है इसके अंदर इस डिफेंस यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरे तौर के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं? मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा 77 के अंदर। 73 के अंदर परिसीमन आयोग ने फैसला किया था कि देश भर के अंदर संख्या बढ़ गई है और लोकसभा की सीट बढ़ाई जाए, जो सन 73 और जहां हरियाणा के अंदर 81 विधानसभा की सीट हुआ करती थी सन 73 तक, जब पहली बार जब मैं इलेक्शन लड़ा 77 के अंदर, तो इनको 81 से बढ़ा करके और 90 कर दिया। लेकिन लोगों के दिमाग में आज के दिन भी ये बात है कि हरियाणा के उस टाइम के हर एक जिले के अंदर एक विधानसभा की सीट बढ़ी। और दुर्भाग्य से हमारा ही ऐसा एरिया था जिसको दक्षिणी हरियाणा बुलाते हैं, कई बार भी लोग कह देते हैं, जो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन करने के अंदर पूरा योगदान दिए हुए है, उसके अंदर हमारी 2 सीट घटा दी गई। एक कनीना की सीट हुआ करती थी वो गायब, एक सालावास की सीट हुआ करती थी वो भी गायब, और कुल मिलाकर के सब जगह के अंदर 81 से 90 हो गए। हर एक जिले में एक बढ़ी और हमारे इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर 2 सीट घट गई। और फिर परिसीमन आयोग हुआ, दोबारा से आया,
के अंदर क्या किया गया कि जिस हल्के से दुश्मन आयोग ने जासूसाना को खत्म कर दिया और कोसली नया हल्का बना दिया। तो इन मेरे 25 साल के अंदर या 40 साल के अंदर जब से मैं राजनीति कर रहा हूं, 3 इलाके के हरियाणा के विधानसभा के क्षेत्र हमारे से खत्म कर दिए। और आज मैं आपके बीच के अंदर ये कहना चाहता हूं कि अगला परिसीमन 2025 में या 2026 के अंदर आएगा। क्या ये हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, क्या ये पार्टी के तौर के ऊपर या प्रभारी के तौर के ऊपर हम मिलकर के भारतीय के शीर्ष नेतृत्व पर ये बात नहीं कह सकते हैं कि जो पिछले 40-50 साल के अंदर हमारे साथ बेइंसाफी हुई है राजनीतिक तौर के ऊपर, क्या आने वाले परिसीमन के अंदर इसको खत्म कर सकते हैं और हमारे को जायज हक अपना क्या दिलवा सकते हैं? ये फैसला हमने करवाना है। अब बोलो कि आप लोग मेरे साथ हो, हाँ बोलो या ना? बोलो हर महादेव। नहीं आई आवाज? पेट खुला करके बोलो, सीना तान करके बोलो, गला फाड़ करके बोलो, बोलो हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे माता की राव साहब ने बहुत ही शानदार उद्घोष के साथ, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, आज तो दिल भी हर हर महादेव वाला हो रहा है। बारिश का मौसम यही समय होता है चाहे कावड़ का हो, और इस सारे माहौल में और जो साफ सब लोगों ने दिखाया, आज की सफल रहने के लिए मैं राव इंद्रजीत सिंह जी और एक एक कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं सबको बधाई देता हूं। मैं और विप्लव देव जी 1 किलोमीटर पैदल चल के आए जाम में से, जबकि 3-3 पुलिस की गाड़ियां आगे और पीछे थी जाम खुलवाने के लिए, लेकिन जाम में चल के जरूर आए, पर जी सा आ गया रैली की सफलता को देखकर। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही ओजस्वी प्रभारी, बड़ी कम उम्र में जिन्होंने संघर्ष करते हुए 3 डिकेड की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को त्रिपुरा में उखाड़ फेंक कर मुख्यमंत्री बनने का काम किया था। मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां शख्सियत के लिए जो आज अपने बीच में, हमारे बीच में हमारे इलाके से सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, जो एक एक बारीक से बारीक इस इलाके की चिंता करते हैं। कभी एक जमाना था जब बाबूजी के लिए नारा लगता था, राव वीरेंद्र सिंह जी के लिए, राव आया भाव लाया, अरे मोदी आया बाजरे का भी भाव लाया, लाया कि नहीं लाया? लाया तो ताली लगाओ। अरे बंसीलाल भाषण करता था, मैंने कई बार सुने थे चौधरी बंसीलाल के भाषण कि ये जो यमुना के साथ लोग हैं ये खाकर आए, हमको बागड़ी कहते हैं, और बोले रिश्ते हमारे से नहीं करते, और अब ऐसा काम किया, वो धान उगाते हैं, बोले हम बाजरा उगाते हैं। अब बाजरे का खेत और धान वाला किला बराबर हो लिए हैं, रिश्ता हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पानीपत में बसता हो, चाहे कोई करनाल में बसता हो, ये बदलाव हमने अपने सामने इन 9 सालों में देखा। हमने देखा है, बताओ, याद करो 9 साल पहले मैं पंचायत मंत्री था, मैंने उस समय शर्त लगाई थी कि बाथरूम शौचालय सरपंच का घर होगा तो उसको चुनाव लड़ने देंगे, लेकिन मोदी जी ने सबके लिए किया। नहीं तो बटेऊ आजाद था, उसने भी न्यून कहा करते 4 बटेऊ वो तंठा चालता ने घुमा लिया। गलत तो नहीं कहा, लेकिन बुजुर्गों को, माताओं बहनों को कितना इसमें से अंतर आया है। एक और बड़ा बदलाव, माताएं बहनें बेचारी सरसों के घास इकट्ठे करती,
जमाना जरूर याद करो, जब कांग्रेस के जमाने में शुरू में गैस के कनेक्शन आए थे, एमपी की चिट्ठी से गैस का कनेक्शन मिलता था। मेरे घर में भी ओम प्रकाश कोहली राज्यसभा सदस्य थे, आज स्वर्ग में है, बाद में राज्यपाल रहे गुजरात के, उनकी चिट्ठी से गैस का कनेक्शन आया था। और हमारी एक बेबे की सगाई कर दी हमने, 80 दोरे राज्यों की ढाणी ने बोली भाई गैस जरूर ले जाएंगी। माँ ने बोली भाई जा तो गैस ले जाएगी, मान न खोल जा तो क्या करें। माँ ने बोले भाई एक और मांग के लिया चिट्ठी, जो इसने भी गैस दे सका। जब जाके उसका भी काम चलाया, एक चिट्ठी और मांग के लाए। और पिछले 10 साल में आपने देखा, जब कांग्रेस का राज था, कविया ने राजनी बना दी थी, सोनिया मैडम गैस दिला दे, क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी, और के कुया में गैस सपड़गी, क्यों अनमोल खड़ी होगी। और पानी होना, कितनी दूर दूर से पानी लेना पड़ता था पेड़े। और ये राजपूत समाज के लोग तो हरिदमन सिंह हरिया जिस मेरे पगड़ी बांधने आए थे, इनके तो खुद इन्हें ढोना पड़ा था। अपने राव साहब हमारे जाटा में तो महिला लेवा शर्ट पे इंडी धर के ये तो खुद धोते थे। परसों में तो सामने बोल रहा था वो विक्रम ठाकुर विक्रम सिंह जी ने बोले मेरी कड़ पे तो ईंटा निशान पड़ रहे, हर घर में नल से जल। ये बदलाव ये भी आ रहे हो ये ठाकुर विक्रम सिंह जी, भाई कितनी बड़ी छूट मिली है, ताड़ी मारो मोदी के नाम के इस बात से आ रहा है। और ये दुनिया में कोरोना ऐसा शख्स है, पिछले भाई 2 रात आपने देखी, अमेरिका में दिन था और मारे उड़े रात थी, बहुत सारे लोग सोए नहीं होंगे, मैं भी नहीं सोया। मोदी जी का स्वागत देख के जो ये वंदे मातरम वाली लाइन है जो बंकिम चंद्र ने लिखा था, पुलकित यामिनी, ऐसी मजेदार रात हमारा गया। हरियाणा देश का बबर से एक उड़ते बाइडेन ने पकड़ रखा, एक उड़ता हाथ उसकी घराड़ी ने पकड़ रखा, दोनों हाथ पकड़ कर व्हाइट हाउस में ले जाना लगा। मेरी घराड़ी भी नहीं बोली, भला इनकी घराड़ी भी पकड़ रही है, हमारे की घराड़ी भी एक हाथ पकड़ ली, देखने बता ध्यान से जो। और उसको गिफ्ट के लिए आया सहस्र चंद्र दर्शन। अपनी संस्कृति 80 साल का हो जाए तो वो 1000 पूर्णमासी देख लेता है। और एक अपना चंदन का डब्बा जयपुर के कारीगरों से बना के, और एक गणेश जी, और एक भाई वो दिया चांदी का, कई सारे दान गूगल पे ढूंढता अंडेगा कि ये सहस्र चंद्र दर्शन क्या होता है। ये बदलते हुए भारत को अरे अपने आड़े नारे लग जा मोदी मोदी के, अपने उठे नारनौल में लग जा, महेंद्रगढ़ में लग जा, अपने भाई झज्जर में लग जा, गुड़गांव में लग जा। अरे हमने अमेरिका की संसद में मोदी मोदी के नारे लगते थोड़े मोदी। और जब मोदी जी ने कहा भारतीय सब जगह है और यहाँ की पार्लियामेंट में भी है, और एक तो निबला मेरे पीछे बैठी है कमला हैरिस, कमला तो अपना नाम है, क्या गजब का दृश्य था। ऑटोग्राफ ले रहे थे हमारे प्रधानमंत्री के। एक वो जमाना जब था जब कांग्रेसी जाया करते तो इनकी जूते करवा कर तलाशी दिया करते, शर्म हमको भी बहुत आती है। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। सौदा तो अमेरिका से हमारा पहले भी होता था, बड़ा ऐसे होता था जैसे किसी दुकान पे गए और सामान लिया है और पैसे दिया है। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जेट विमान के इंजन यहाँ बढ़ेंगे और एक शिकारी ड्रोन 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला, पायलट बैठने की जरूरत नहीं, कोई असिस्टेंट पायलट की जरूरत नहीं, चाहे जटोली मंडी से चला ले, कहीं भी जाके अटैक करके आ सकता है। राव साहब तो रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, इस बात को समझते हैं कि ऐसा ड्रोन आने का असर भारत की ताकत पर क्या पड़ेगा। ये नजारा हमने अपने सामने इन 2 दिनों में देखा। हमने देखा 1 महीना पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कहते हुए सुना। वहां पत्रकार यहाँ भी हैं, वहां भी पत्रकार थे। पत्रकारों ने बाद में पूछा ऑस्ट्रेलिया वाले से बॉस कैसे कह दिया, बोला अंदर से दाब इतनी पड़ रही थी अपने आप बॉस निकल गया। बोला क्या है? हमने देखा न्यू गिनी पापुआ के स्टेट हेड को, हमारा जब हमने बहुत वर्षों में, राव साहब ने भी बहुत स्टेट हेड आते हुए देखे, नरवीर जी ने भी देखे होंगे, ओम प्रकाश यादव जी ने भी देखे होंगे, बहुत सारे स्टेट हेड को आते जाते देखा, लेकिन किसी स्टेट के मुखिया को, किसी देश के मुखिया को दूसरे मुखिया के पैर छूते नहीं देखा। हमने न्यू गिनी पापुआ के मुखिया को भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूते हुए देखा।
ये दर्श क्यों उत्पन्न हुआ? हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा था, वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है। और जब कोरोना की महामारी आई, मोदी ने 100 देशों को वैक्सीन देके वहां के लोगों की जान बचाई। इसलिए श्रद्धा से न्यू गिनी पापुआ का मुखिया हमारे मुखिया के चपेट छूने के लिए जो है झुक गया। ये भारत का विचार है और इस भारत के विचार पर मोदी चलता है। 140 करोड़ भारतीयों के इस ताकत के आधार पर मोदी चलता है। इसलिए दर्श हमारे सामने उत्पन्न हुआ, जिसका आनंद हम सबके हृदय में है, जिसकी खुशी हम सबके हृदय में है। जब मोदी जी बोल रहे थे अमेरिका में, उन्होंने कहा, अमेरिका वालों क्या बात करते हो, कितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, इतने लोग तो मेरे रेलों में घूमते रहते हैं, 2.5 करोड़ लोग तो रोज मेरे रेलों में चढ़े रहते हैं टिकट लेकर। क्या बात करते हो, जितनी दक्षिण अमेरिका की आबादी है, इतने तो मैंने जनधन के खाते खुलवा रखे। उन्होंने कहा, जब दुनिया में ने छाती चौड़ी करके कहा था, जैसे राव साहब कह रहे थे, छाती चौड़ी करके नारा बोलो, चौड़ी करके कहा कि मैं वो जर्नल हूं मोदी जी के साथ जिसको काम करने का मौका मिला, और मैं बर्मा में आतंकवादी शिविर को नष्ट करा के आया। मैं वो जर्नल हूं जब मुझे मौका मिला, जब उरी में हमारे यहाँ अटैक हुआ, हम अंदर जाके अटैक करके आए, और जब बालाकोट हुआ तो मैं जर्नल नहीं था। वो तीसरा काम हुआ, अमेरिका और इजराइल 2 मुल्क होते थे, कहीं गड़बड़ हो जाती तो ठोक कर आते थे। आज भारत तीसरा मुल्क है, अगर हमारे साथ कोई गड़बड़ करते हैं तो हम ठोक कर आते हैं। हमने देखा है इस बदलते हुए भारत को अपने सामने देखा है। गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये केएमपी भाई, मजे से आज आप काफी सारे लोग केएमपी से आए हो, और पहले याद करो यहाँ नील गाय घूम रही थी, उनके जाप्ते हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? और आज केएमपी पर आज घूम रहे हो। आपने ये आपकी विधान लोकसभा में से निकलती हुई दौसा जयपुर वाली सड़क, अरे अमेरिका से भी शानदार सड़क। और अभी विप्लव देव जी पंचकुला जाएंगे, मैंने कहा 152D से जाना, जहाज भूल जाओ, उतना ही मजा आ जाएगा 152D से जाने। जो बदल आपने देखा है होते हुए अपने सामने, इन सड़कों का नजारा आपने सामने देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलते हुए देखा है, तो ये बहुत ही गजब की बात है। लेकिन मैं कुछ बातें आपको याद कराना चाहता हूँ। आज ऐसा दिन है जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और देश में नस कटी थी और लुकते हांडे थे। किस किस के याद है? याद करियो एक बार। इमरजेंसी के दिन याद है, कुछ बुजुर्गों को याद होंगे, और वो विद्यार्थी भी कुछ रहे होंगे मेरी उम्र के। मैं स्कूल में था, ने बोले एडिया में सुए लाओगे, नसबंदी हो जाएगी, कूद के बाज गए थे दीवार, उनके भी कहीं कहीं याद होगी। इनको भूल मत जाना, ये ऐसे ही काम करते हैं। देश का विभाजन आपको याद होगा, किसने किया? देश की जमीन किसने दी? कौन सी पार्टी ने दी? अरे नाम तो याद कर लो, कौन सी पार्टी ने देश का विभाजन कराया था? और देश को चाइना की जमीन 62 में कौन सी पार्टी ने दी थी? बोलिए। जब अपने 114 लोग शहीद हुए थे इस अहिरवाल के इलाके के, 62 में युद्ध लड़ते हुए, लेकिन उस युद्ध के बाद जब युद्ध विराम किया तो चीन को जमीन देने वाला कौन सी पार्टी थी? उसको कभी भूल मत जाना, भूल मत जाना, क्योंकि इन्होंने आज ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े बदलाव की बात करते हैं। हरियाणा में भी देखता हूँ, हुड्डा साहब और उसके बेटे बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन 2.5 रुपए के चेक किसके आया करते हैं? बाजरे की खरीद कभी होती देखी थी इनके जमाने में? नौकरियां सारे हरियाणा में जिस प्रकार से मिलती हुई देखी थी आप लोगों ने? एक ही सीमा तक सीमित रहने वाले ये लोग थे, लेकिन इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से हमने बदलते हुए भारत और बदलते हुए हरियाणा को अपनी आंखों के सामने देखा है। धारा 370, चाहे कोई गांव हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था, अपना ये फौजियों का इलाका है। जब हम कहते हैं जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, विप्लव देव जी, हरियाणा के हर गांव से कोई ना कोई शहीद है जिसने कश्मीर में शहादत दी है। हमने भी अपने खून से कश्मीर को बचाया है, और आज जो धारा 370 टूटने का आनंद मोदी जी की सरकार में हमको मिला है, राव साहब के बटन दबाने से मिला है, उससे हम आनंदित हैं। नहीं तो यही कांग्रेस वाले कहा करते थे 370 तो टूटे कोना की तरह बिना टूटे, और हवा ऐसी टूट गई जनी अपने रेवाड़ी वाले रामलीला में सीताओ धनुष टूट गया। वो जोर पड़े हो भाई। ये बदलाव हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। इस बदलते हुए भारत को हमने अपने सामने देखा है। चर्चा कर रहे थे राव साहब कि भारत जब प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सीनेट में, अमेरिकी संसद
संसद में खड़े होकर कहा, अपनी संसद में तो आदमी कह दे, अमेरिकी संसद में कहा कि आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और जल्दी ही हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होंगे। इतनी बड़ी घोषणा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये देश का नेतृत्व, हम ये कहते थे ना कि देश सोने की चिड़िया हो, अगर अर्थव्यवस्था में 1 नंबर पे गया तो सोने की चिड़िया होंगे कि नहीं होंगे। और जब हमारे नेता का भाषण सुन के बार बार स्टैंड अप ओवेशन खड़े होकर लोग दुनिया के ताड़ी बजाएं, तो विश्व गुरु और किसको कहते हैं, जिसकी बातों पर दुनिया ध्यान रखने लग जाए। भारत फिर से अपनी उस विरासत की तरफ जा रहा है कि फिर से सोने की चिड़िया बने, फिर से भारत विश्व गुरु बने। इन 9 सालों में यह बदलाव खुद हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। भाई जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको और पारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर अच्छा रन बना रहा हो तो और पारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। वीरेंद्र सहवाग अच्छे रन बना रहा तो और पारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो क्या मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो एक पारी और देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अच्छा काम करने वालों को और पारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। इस हल्के की सहमति है। फिर से ये लोकसभा मोदी जी को संकल्प आपने लिया है। मोदी जी का भूमि के लोगों ने फिर से जो संकल्प लिया है मोदी जी का लेने का, आपने वो नंबर डायल करा कि नहीं करा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। मैं नंबर नहीं बताया था, अगली बात पे आ गया। मोबाइल फोन निकालो और 90-90-90-2024 इजिप्ट में मैसेज पहुंचा दो मोदी जी को कि आज जो जाटोली मंडी में, पटौदी जाटोली मंडी में जो रैली हो रही है वो नाम वाली बात भी यहाँ भर ली हमने, कह दिया वो करेंगे जो आपने। तो इसलिए यहीं से एक मिस कॉल मार दो मोदी जी पे नंबर को, आपकी मिस कॉल का नंबर भी पहुंच जाएगा। आपने नंबर डायल करना है 9090902024। आपका फुल समर्थन मोदी जी तक पहुंच जाएगा। आप आए, उन्हें इस सफल रैली की बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। लेकिन मिस कॉल मार के इजिप्ट में मोदी जी को मैसेज जरूर कर देना। आप सबको और बधाई। सत्य प्रकाश जरावता जी को भी बधाई, संजय सिंह जी को भी बधाई, सुधीर सिंगला को भी बधाई, लक्ष्मण जी को भी बधाई, सीताराम जी को भी बधाई, मोहनलाल जी को भी बधाई, राव नरवीर जी को भी बधाई, मुकेश जी, मनीष जी, गार्गी जी, नरेंद्र पटेल, प्रीतम चौहान, जाकिर हुसैन को, नौक्सम जी और समय भाटी, मधु आजाद, तेजपाल तंवर, सबको विमला चौधरी समेत बहुत बहुत बधाई। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। की तरफ से नावसा मूवमेंट दे रहे, समृद्धि चिन्ह दे रहे, आपकी यादगार दे रहे हैं। तो सभी जने इसके बाद विप्लव देव जी का भाषण होगा। रामजीत सिंह की, ओम प्रकाश धनखड़ की, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं पहले इस गुरुग्राम की और विशेष करके पटौदी की सभी कार्यकर्ता को, जो कि मेरे सामने दाहिने बामे हैं, और बहुत सारे लोग कार में भी बैठे हैं कि बारिश के कारण से कार से उतर नहीं पा रहे, तो ऐसे निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता को मैं इस भूमि में प्रणाम करता हूं, जिस भूमि में राव इंद्रजीत जी के पिताश्री वीरेंद्र सिंह जी का जन्म हुआ। और मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं जो कि मां शीतला देवी का आशीर्वाद है इस भूमि में। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं जिस भूमि का नाता द्रोणाचार्य के साथ है। मैं उस भूमि का प्रणाम करता हूं जिस भूमि में राव इंद्रजीत जैसा व्यक्तित्व है, और साथ ही साथ राव इंद्रजीत है। इंद्र को जीतने वाले व्यक्ति है वो। इसलिए आज विप्लव जब आ रहा है तो इंद्र भी डर गए, बारिश करना छोड़ दिया, बारिश करना चालू कर दिया। इंद्रजीत को रोकना था, किंतु बारिश ने भी इंद्रजीत को भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये भूमि
को हारने वाले कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस और दूसरी पार्टी के पास नहीं है मेरे मित्रों। आज प्रमाणित कर दिया आप लोगों ने। जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक करता पूरे देश में जहां कोने कोने में है, वो मोदी जी के साथ है। हमको बारिश नहीं रुक सकता, हमको भूकंप नहीं रुक सकता, हमको आंधी नहीं रुक सकता, और हमको पटना में बैठे सब चोर जगत वो भी नहीं रुक सकता है। मेरे मित्रों, इस मंच में हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जो रात दिन प्रवास करते रहते हैं संगठन के लिए, ऐसा हमारे भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी है हमारे बीच, जिनके डर से बारिश भी आ गया। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यहां नाम लूंगा तो यहां जो हजारों मेरे कार्यकर्ता, सबका नाम मैं बोल नहीं सकता, इसलिए सबको मैं प्रणाम करता हूं और सबका आदर सम्मान करता हूं इस भूमि में। और मैं उस जगह में पहुंचूंगा। आज सुबह में आते समय न्यूज़पेपर मेरे हाथ में दिया गया है, तो कार में बैठते मैं पढ़ते हुए आता, तो पढ़ते पढ़ते देखे एक जगह में लिखा है जो आगामी 24 का एजेंडा पटना में बैठ के सभी विरोधियों ने बनाया। ये एजेंडा क्या है उनका? एजेंडा भारत के लोगों को कल्याण करने का नहीं, एजेंडा है मोदी जी को 2024 में हम प्रधानमंत्री होने नहीं देंगे। ये उनका एजेंडा है मेरे मित्रों। मेरे अहिरवल का इस पुण्य भूमि में आप लोगों से अपील है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी को हटाने का कोई एजेंडा होने चाहिए भारत में? ऐसा साजिश होनी चाहिए? अरे मोदी जी ने कौन सा अन्याय किया? मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया, अन्याय किया? मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन किया, 50,000 करोड़ रुपया सालाना भारत के लोगों को रक्षा करता है, उन्होंने अन्याय किया? उन्होंने महिला सशक्तिकरण किया, उन्होंने अन्याय किया? उन्हें युवाओं के लिए स्टार्टअप में 1 लाख स्टार्टअप तैयार किया भारत में, जो कि आपके समय साथ 100 स्टार्टअप था, तो अन्याय किया? 1 कार्ड 1 नेशन मोदी जी ने लागू किया, तो मोदी ने अन्याय किया? 1 ग्रिड 1 नेशन मोदी ने लागू किया, अन्याय किया? कोरोना के समय जब हम सब लोग मर रहे थे, कोविड का टीकाकरण करके इन लोगों को भी जान बख्शा, मोदी जी ने अन्याय किया? मोदी जी ने नेशनल हाईवे पर किया 152D तैयार किया, जिससे मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, मोदी जी ने अन्याय किया? मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म किया, स्कैम खत्म किया, मोदी जी ने अन्याय किया? मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, तो मोदी जी ने अन्याय किया? मोदी जी ने हर घर में पानी दिया, तो मोदी जी ने अन्याय किया? मोदी जी ने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया करके किसानों को देने का व्यवस्था किया, मोदी जी ने अन्याय किया? मोदी जी ने नौजवान के लिए काम किया, मोदी जी ने अन्याय किया? मोदी जी ने पाकिस्तान को आग दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, मोदी जी ने अन्याय किया? मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया, मोदी जी ने अन्याय किया? मोदी ने आर्टिकल 35 हटाया, मोदी ने अन्याय किया? मोदी ने राम मंदिर निर्माण शुरू कर दिया 2024, मोदी ने अन्याय किया? तो मोदी ने किसी अन्याय नहीं किया, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया। तो मोदी का हटाने का एजेंडा इस देश में, इस भूमि में हो सकता है? ऐसे लोगों को अहिरवल के लोग बख्शेगा, वीरेंद्र सिंह के भूमि के लोग बख्शेगा, इंद्रजीत के भूमि के लोग बख्शेगा, भारतीय जनता पार्टी के एक पवित्र भूमि के लोग बख्शेगा, शीतला मां का एक भूमि के लोग बख्शेगा? मुझे जवाब चाहिए आपको, क्या ऐसे एजेंडा बनाने वाले लोगों को आप लोग बख्शेंगे? बख्शेंगे? मित्रों, हर भारत के हर कोने में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज बारिश के अंदर इतने हजारों मेरे जनता और कार्यकर्ता इकट्ठा होके प्रमाणित कर दिया, पटना में जो बैठने वाले लोग, आपको हरियाणा के लोग बख्शेगा नहीं। 2019 में भी 10 के 10 सीट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देकर सशक्त बनाया था, और 24 में भी हरियाणा के हर प्रांत से 10 के 10 लोकसभा का सीट देके माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को देश
देश का नंबर 1 देश बनाना मेरे मित्र। आज हमको सबसे बड़ा उपहार मोदी जी ने क्या दिया? सबसे बड़ा उपहार दिया, हमारे को सम्मान दिया। पूरे दुनिया के लोग आज भारत के लोगों को देखता है तो उनको देख के याद करता है ये मोदी के देश के लोग हैं। भारत को आध्यात्मिकता के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। भारत आध्यात्मिक देश है, योगा का देश है। और मैं गर्व करता हूं जिस पार्टी से मैं आता हूं, आप लोग जिस पार्टी से होते हो सदस्य, उस पार्टी का एक कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी, उनके नाम से भी आज जाना जाता है। भारत मोदी का भी देश है मेरे मित्रों। पार्टी दुनिया के सबसे बड़े पार्टी है मेरे मित्रों। जिस पार्टी के पास दुनिया के सबसे बड़ा सबसे ज्यादा सांसद है मेरे मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक है मेरे मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पार्षद है मेरे मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेयर है मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सरपंच है मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा महिला मंत्री है मेरे मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एससी मंत्री है मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एसटी मंत्री है मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा बुजुर्ग है, सबसे ज्यादा नौजवान है और सबसे ज्यादा माताओं है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे एक एक कार्यकर्ता को मैं आह्वान करूंगा, इस वीर भूमि से, एक धर्मचार की भूमि से अब आवाज उठाइए। हरियाणा का आवाज भारत के एक एक प्रांत में जाता है मेरे मित्रों। माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में यहां इसी दक्षिण हरियाणा में कहा गया था, रिवाड़ी में जो रैली किया था उसके बाद सबको 273 पार कर दिया है मेरे मित्रों। शुरुआत तो रिवाड़ी करता है, शुरुआत तो कटौती करता है, शुरुआत तो राव इंद्रजीत करता है। और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी एक नया दिशा लेके, हरियाणा के हर लोगों का आशीर्वाद लेके, माँ बहन बुजुर्ग सबका आशीर्वाद लेके माननीय प्रधानमंत्री 2024 में निश्चित तीसरी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज आपकी इस बारिश को, आंधी को दरकिनार करके पहुंचने के बाद ये प्रमाणित होता है। मोदी जी अमेरिका से, इजिप्ट से, अभी इजिप्ट जो है, इजिप्ट से वहां पिरामिड है और यहाँ से कटौती का पिरामिड देख रहे हैं। इतना लोग कहां से आए मेरे मित्रों। जब माननीय प्रधानमंत्री इजिप्ट में है तब हम कटौती में माननीय प्रधानमंत्री को याद कर रहे थे कि मोदी जब घूमता है भारत का सम्मान बढ़ता है। पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, पहले भी मंत्री होता था, किंतु भारत के गौरव को लेके नहीं जाते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, खेत में बैठे हुए किसान भी गर्वबोध करता है। जो अमेरिका के लोग जो देश मोदी को वीजा नहीं देता था, अब सलाम ठोकता है मोदी जी को। उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है मेरे मित्रों। आज मैं गर्व करता हूं, आज मैं गर्व करता हूं कि कांग्रेस के लगभग 65 साल के शासन में कभी भी डिफेंस के कोई सामग्री एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। आज भारत नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उस जगह में पहुंच गया है। आज हम डिफेंस के सामग्री विदेश में बेचते हैं, हम मोबाइल विदेश में बेचते हैं। भारत उसी जगह में पहुंच गया है। दुनिया के सबसे ज्यादा जो विमान खरीदने वाले देश वो भी भारत है। दुनिया में सबसे सस्ते सैटेलाइट देने वाला देश भी भारत है। दुनिया में सबसे दूध उत्पादन करने वाला देश, और उस दिशा में सबसे बड़ी भूमिका हरियाणा के लोग, हरियाणा के जनता, हरियाणा के नेतृत्व उस दिशा में काम करेगा मेरे मित्र। मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए आया हूं मेरे मित्रों। मेरे भाग्य अच्छा है, मेरा नसीब अच्छा है। मैं गरीब घर में जन्म लिया हूं, बहुत ही गरीब। मेरे पिताजी का नाम कोई नहीं जानते, जानते हैं कोई? कोई नहीं जानते। मुझे पार्टी ने 8 साल के अंदर विधायक बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रदेश इंचार्ज बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, राज्यसभा एमपी बनाया। सबसे बड़ा उपहार जो दिया, आप लोगों को प्यार मिलने के लिए हरियाणा का प्रभारी बनाया मेरे मित्रों। मेरे जीवन के सबसे बड़ा उपहार जब किसी ने माननीय प्रधानमंत्री नड्डा जी ने दिया, मुझे राव इंद्रजीत के साथ बैठने का मौका दिया, मुझे धनखड़ साहब के साथ बैठने का मौका दिया, ऐसे मंत्री, ऐसे एमएलए के साथ बैठने का मौका दिया। अरे हमारे स्टेट में तो 2 ही एमपी होता है यार। आज मेरे साथ 14 एमपी बैठे रहता है, मेरे साथ 50 एमएलए बैठे रहता है।
मेरे भाग्य अच्छा है, शीतला माँ ने मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसाया है, इसलिए मैं राव इंद्रजीत के पास पहुंच गया हूँ। और ये इंद्रजीत तो हारने वाला नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण भी हमारे साथी है। जब लक्ष्मण जी हमारे साथ एमएलए है तो इनको कौन हराने वाले हैं। इसलिए लक्ष्मण भी है, इंद्रजीत भी है, और नरेंद्र भाई मोदी जैसा अर्जुन है हमारे साथ। तो मैं सबको इस भूमि से आवाज करना चाहता हूँ, जो लोग पटना में बैठे हुए हो, आप आके राव इंद्रजीत के भूमि में आओ, तो ताकत दिखाओ, देखता है किसमें कितना है दम। और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करता है। यहाँ बहुत सारे मित्रों कुछ बोल रहा था, मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूँ, इस पार्टी में मांगने का जरूरत नहीं है। इस पार्टी में जो व्यक्ति को अपने आप सब कुछ मिल जाता है कि इस पार्टी में चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, विप्लव देव जैसा साधारण व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। ये कांग्रेस में नहीं बन सकता है, दूसरे किसी पार्टी में नहीं बन सकता है। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यही एक पार्टी है जिस पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है। इसलिए विश्वास रखिए, इस पार्टी के साथ रहिए, नरेंद्र मोदी के साथ रहिए, जेपी नड्डा जी के साथ रहिए, राव इंद्रजीत के साथ रहिए, धनखड़ साहब के साथ रहिए, जेपी नड्डा के साथ रहिए। देखिएगा आपके पास सब कुछ पहुंचने वाले हैं। मेरे मित्र, आपके पास सब कुछ पहुंचने वाले हैं। आते समय कष्ट करके आए हैं, तूफान में आए हैं, बारिश में आए हैं, किंतु जाने के बाद अपने अपने गांव में जहां भी जाएंगे मोदी मंत्र लेके जाइए। वहां एक घर में भी विरोधी पार्टी का कोई भी निशान नहीं लगना चाहिए, कोई भी झंडा नहीं लगना चाहिए। झंडा एक ही लगेगा, कमल निशान लगना, कमल लगना और कमल निशान होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उनको जिता के मोदी के पास भेजना है। और उस दिशा में 2024 में तीसरी बार के सरकार बना के हम लोग नरेंद्र भाई मोदी को हरियाणा के पवन भूमि से उभार देंगे।